आदाब नाजरीन, बहुत इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। जम्मू कश्मीर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का दावा पेश किया है पीडीपी ने। आपको बताते चलें कि पीडीपी ने गवर्नर को बाकायदा खत लिखा है। 56 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है पीडीपी ने। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की बात पीडीपी ने कही है। जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का मामला है। आपको बता दें कि पल पल एक तरह से तस्वीर बदल रही है। उधर सज्जाद लोन ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। बीजेपी की हिमायत से सज्जाद लोन ने यह दावा पेश किया है। पीडीपी ने जो लेटर गवर्नर को लिखा है, उस लेटर की पहली तस्वीर न्यूज 18 उर्दू के स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। पीडीपी ने 56 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है और कहा जा रहा है कि फिरदौस टाक, जो कि पीडीपी के रुकन असेंबली हैं, वो अब से कुछ देर में ही राजभवन जाने वाले हैं। पीडीपी एमएलसी गवर्नर से मिलने के लिए गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पीडीपी ने 56 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत से हुकूमत साजी का दावा ठोक दिया है पीडीपी ने। तो दूसरी तरफ सज्जाद लोन ने बीजेपी की हिमायत से सरकार बनाने का दावा किया है और गवर्नर ने असेंबली तहलील कर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पीडीपी ने जम्मू कश्मीर में हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। पीडीपी एमएलसी गवर्नर से मिलने के लिए राजभवन गए हैं। पीडीपी ने कुल 56 अरकान असेंबली की हिमायत का दावा किया है। आपको बता दें कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हिमायत की बात पीडीपी ने कही है। सज्जाद लोन ने उधर बीजेपी की हिमायत से हुकूमत साजी का दावा ठोक दिया है, दावा पेश किया है। और इस बीच गवर्नर ने असेंबली तहलील कर दी है। चलिए सीधे इस सियासी मंजरनामे पर और बातचीत करने के लिए श्रीनगर का रुख करेंगे। नुमाइंदे मनोज कौल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनोज, पल पल सियासी हालात बदल रहे हैं जम्मू कश्मीर में, इस वक्त अपडेट क्या कुछ है मनोज? देखिए हुरैरा, जब अगर हम अपडेट की बात करेंगे तो गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया है, असेंबली को तहलील कर दिया है। जैसा कि हमने दिन में भी बात की थी, शाम को जब हम बात कर रहे थे तो उसमें भी मैंने ये कहा था कि जिस तरह का मंजरनामा बन रहा है, जिस तरह का सियासी मंजरनामा जम्मू कश्मीर में पिछले हम ये कह सकते हैं कि 15 घंटे से चल रहा है, उससे साफ ये लग रहा था कि जो पॉलिसी थी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी की, तो उनका ये मानना था कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए। क्योंकि पहले से ही ये आवाजें उठ रही थी, ये कहा जा रहा था कि असेंबली को तहलील किया जाए, क्योंकि जिस तरह से एक कोशिश ये हो रही थी कि बीजेपी जो है वो कोशिश कर रही है पीडीपी के कुछ एमएलए को लेके सज्जाद लोन को आगे करने के साथ साथ वो ये कोशिश कर रहे थे कि यहाँ पर हुकूमत साजी की जाए। तो उसके नतीजे में जो ये तीनों पार्टियां इकट्ठी हो गई, तो मैंने 7 बजे में जब हम बात कर रहे थे तो उस समय भी ये कहा था कि ये हुकूमत साजी काम बल्कि असेंबली को तहलील करने वाली जो है कवायद चल रही है इन तीनों पार्टी की तरफ से। बिल्कुल। और मनोज कौल, पीडीपी ने बाकायदा लेटर भी गवर्नर के नाम लिख दिया है, गवर्नर के पास लेटर भी भेजा और कहा जा रहा है कि फिरदौस टाक जो है, न्यूज 18 के पास ये बड़ी खबर आई है कि फिरदौस टाक अब राजभवन जा रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है इसमें? जी हाँ, बिल्कुल। आप देखें, जिस तरह से महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया था, जो लेटर हमने सबसे पहले न्यूज 18 उर्दू पे दिखाया, तो उसमें हमने ये दिखाया था कि जो महबूबा मुफ्ती ने लेटर लिखा है गवर्नर को, ये कहा है कि 56 अरकान असेंबली जो है उन्हें ताउन हासिल है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के अरकान असेंबली भी शामिल हैं। और उन्होंने उस ट्वीट में ये लिखा था उसके बाद कि उन्होंने कोशिश की फैक्स किया जाए वो लेटर, और वो फैक्स भी नहीं हो पाए। उसके बाद ये महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट करके ये लिखा था कि वहाँ जो है उन्होंने कोशिश की थी मेल किया जाए, लेकिन मेल भी नहीं हो पाया। और फिर पार्टी ने ये फैसला लिया कि जो एमएलसी हैं, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हैं फिरदौस टाक, वो गवर्नर से मिलेंगे 9:30 बजे के करीब। लेकिन उससे पहले ही ये खबर आई कि जो असेंबली जो है अब तहलील कर दी गई है, तो इसलिए फिरदौस टाक का वहां जाना उसका कोई दुख नहीं बनता है। बिल्कुल। और बिल्कुल इस पूरे मामले की मनोज, अगर दूसरी तस्वीर की हम बात करें, खबर यह भी आ रही है कि सज्जाद गनी लोन ने भी हुकूमत का दावा पेश किया बीजेपी के साथ मिलकर।
इसमें कितनी सच्चाई है? मैं उसी बात पे आना चाह रहा था। तो ने भी ये दावा किया था, उनका ये लिखा, उन्होंने जो ट्वीट में लिखा था उसमें ये कहा गया था कि वो मेल नहीं हो पाया, ना ही फैक्स हो पाया, इसलिए उन्होंने जो सोशल नेटवर्किंग साइट है व्हाट्सएप, उसके जरिए उन्होंने अपना जो क्लेम है वो स्टेट किया था। उन्होंने ये कहा था कि उनके पास बीजेपी की भी हिमायत हासिल है और वो सरकार बनाने के उसमें उनके पास ताकत है, उनके पास सपोर्ट है एमएलएज का। तो ये साफ दर्शाता है हुरेरा कि जो हम सुबह से ये कह रहे थे कि जहां जिस तरह की कवायद आज दिन में खासतौर पे आफ्टरनून में जिस तरह की बातें सामने आई, उससे साफ ये लग रहा था कि ये जो कवायद चल रही है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, वो ये कोशिश कर रहे हैं कि असेंबली को तहलील किया जाए। इस चीज को देखते हुए कि कहीं बीजेपी बाकी कुछ लोगों का सपोर्ट लेके यहाँ हुकूमत ना बनाए, तो ये कहा जाता है। बिल्कुल, लेकिन मनोज लेकिन जो नई तस्वीर अब जम्मू कश्मीर में उभरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस का एक साथ आना और हुकूमत साजी का दावा पेश करना, इसे कैसे देखा जाए? देखिए हुरेरा, फिर मैं वही बात एक बात कहूंगा, दोहराऊंगा रादर की, जिस तरह से यहाँ पिछले 6 महीने से लगभग ये कोशिश की जा रही थी कि लगातार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें या फिर कांग्रेस की बात करें या पीडीपी ने भी कई बार ये कहा था कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, वो चीज जो उनकी अपीलें थी, उनके जो बयानात थे, उसका कोई असर देखने को नहीं मिला जमीनी सतह पे। तो जिसके बाद ये तीनों पार्टियां जो है उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक ऐसा जो है एक लाहेअमल इख्तियार करना चाहिए जिससे प्रेशराइज किया जाए गवर्नर को कि वो असेंबली को तहलील कर दें। और आज जिस तरह से उन्होंने ये दावा किया, जिसमें महबूबा मुफ्ती ने एक लेटर भी बाकायदा लिखा था गवर्नर को, ये कहा था कि 56 अरकान असेंबली जो हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने भी सपोर्ट की बात की है। तो बिल्कुल, यानी मनोज, अब ये कहा जाए कि कल का जो सूरज उगेगा वो जम्मू कश्मीर में एक तरह से एक नई तारीख बनेगी। जी बिल्कुल, अब हुरेरा, आप ये देखना पड़ेगा कि जिस तरह से अभी असेंबली तहलील कर दी गई है और ये कोशिशें होगी, आप तो क्योंकि अब असेंबली तो रही नहीं, तो उसका मतलब है कि अब जो है चुनाव आने वाले हैं। और पहले से ही ये अटकलियां लगाई जा रही थी कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो चुनाव हैं वो शायद जो आम चुनाव हैं, लोकसभा के जो इंतखाबात होंगे उसके साथ ही असेंबली के चुनाव भी होंगे। तो ऐसा माना जा रहा है कि जैसे ही असेंबली के जो पार्लियामेंट के चुनाव होंगे, लोकसभा के इंतखाबात होंगे, उसके साथ ही जम्मू कश्मीर असेंबली के लिए भी चुनाव कराए जाएंगे। जी हुरेरा, बिल्कुल। मनोज, जिस तरह से सुबह से खबरें आ रही थी कि पीडीपी, एनसी और कांग्रेस अब दावा ठोक सकते हैं, दावा कर सकते हैं, हालांकि वो दावा कर भी दिया, तस्वीर साफ हो गई, लेकिन अब गवर्नर की तरफ से असेंबली को तहलील किया जाना, डिसॉल्व किया जाना, इसे कैसे देखा जाए? देखिए हुरेरा, यहाँ जिस तरह का मंजरनामा बना था उससे ऐसा लग रहा था कि कोशिश जिस तरह की कोशिश की गई थी सज्जाद लोन की तरफ से, और बीजेपी ने पहले भी ये कहा था कि पीडीपी के जो रेबल एमएलएज हैं, हालांकि आज भी जो पीडीपी के एक रेबल एमएलए है आबिद अंसारी, उनका ये कहना था कि 18 जो अरकान असेंबली हैं उन्होंने ये दावा किया था वो उनके साथ हैं। तो ऐसा लग रहा था कि शायद जिस तरह की कवायद बीजेपी की तरफ से यहाँ चल रही है, यही वजह है कि जो तीनों पार्टियां, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, पीडीपी हो या फिर कांग्रेस, हालांकि अगर देखा जाए हुरेरा कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी हैं वो एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्योंकि दोनों रीजनल पार्टीज हैं, दोनों का स्टेक जो है ज्यादा जो है वो कश्मीर वैली के अंदर है। लेकिन ये सब इसलिए इकट्ठी हो गई थी कि अगर किसी तरह की कोशिश ये की गई कि बीजेपी किसी कोई जोड़ तोड़ करके सरकार बनाए तो उससे कैसे निपटा जाए, और यही वजह है कि उन्होंने एक आज ऐलान किया था कि वो सरकार बनाने का दावा करेंगे। और जिस तरह से आज गवर्नर ने ये फैसला अभी किया है, जो हमने सबसे पहले खबर चलाई कि असेंबली तहलील कर दी गई है, अब ये देखना होगा कि आगे आगे की जो सियासत है वो किस तरह का रंग लाएगी, कुछ किस तरह की करवट लेगी। लेकिन मैं साफ बताऊं हुरेरा की जो तीनों पार्टियां आज इकट्ठी हो गई थी सरकार बनाने के लिए, तो ये तीनों पार्टियां अलग अलग से चुनाव लड़ेगी, क्योंकि तीनों का जो मंशूर है, तीनों का जो आइडियोलॉजी है, वो हम ये कहेंगे कि काफी हद तक उसमें काफी तजाद है। और इसलिए अब ये देखना पड़ेगा कि आगे बिल्कुल ये पटरी पर कैसे आएंगे। जाहिर सी बात है, ये तो मनोज बहुत दिलचस्प होगा। मनोज, अगर सीट नंबर्स की बात करें, अददी ताकत की अगर हम बात करें, तो इसे कैसे देखेंगे?
तो लग रहा है कि मनोज से हमारा राब्ता कट गया है, लेकिन आपको बता दें कि पीडीपी ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी है और सरकार बनाने का दावा पेश किया है। गवर्नर सतपाल मलिक ने असेंबली को तहलील कर दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली को तहलील कर दिया है और इस बीच इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया था और महबूबा मुफ्ती यानी पीडीपी ने दावा किया था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस उसके साथ में है और इन दोनों पार्टियों की हिमायत से पीडीपी हुकूमत साजी का पीडीपी ने दावा पेश किया था। और पीडीपी ने कहा था कि 56 अरकान असेंबली और 56 सीटें उसके पास हैं। लेकिन दूसरी तरफ सज्जाद गनी लोन ने भी बीजेपी की हिमायत से सरकार बनाने का दावा पेश किया है और इस बीच गवर्नर सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली तहलील कर दी। तो आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में जो सियासी मंजरनामा है पल पल बदल रहा है और अब क्या कुछ तस्वीर होगी यह देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जो कि रिवायती पार्टियां हैं, रीजनल पार्टियां, इलाकाई पार्टियां हैं और इन पार्टियों का साथ आना कई तरह के इस पर सवालात भी खड़े होते हैं और इसके कई माने निकाले जा रहे हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर में अब जो सियासी तस्वीर बन रही है इसके क्या कुछ माने निकाले जाएं? क्या जो इत्तेहाद कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच में बनने जा रहा है, जिसकी कवायद एक तरह से शुरू हो चुकी है, क्या 2019 में भी यही इत्तेहाद रहेगा? यह भी देखना दिलचस्प होगा। और क्या पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की हिमायत से सरकार एक बार फिर से बनाएगी? यह भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच में जैसा कि हमारे नुमाइंदे मनोज कौल हमें बता रहे थे कि पीडीपी के एमएलसी फिरदौस टाक राजभवन जा रहे हैं और वो तकरीबन गवर्नर हाउस 9:30 बजे तक पहुंचेंगे। गवर्नर को लेटर पेश करेंगे, गवर्नर से हुकूमत साजी को लेकर बातचीत की जाएगी। तो तमाम पार्टियों की तरफ से सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी की भी नजर जम्मू कश्मीर पर है और मरकजी हुकूमत भी एक तरह से जम्मू कश्मीर की सियासत पर फोकस किए हुए है कि क्या कुछ कदम जम्मू कश्मीर के हुकूमत साजी को लेकर उठाए जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि गवर्नर सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर की असेंबली तहलील कर दी है। गवर्नर मलिक के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी इस बात का दावा किया है। इससे कबल महबूबा मुफ्ती ने हुकूमत साजी का दावा पेश किया था। आपको बताते चलें कि महबूबा मुफ्ती ने एनसी और कांग्रेस की हिमायत की बात भी कही है और 56 अरकान असेंबली के इत्तेहाद की बात कही, हिमायत की बात कही है। वहीं सज्जाद गनी लोन ने बीजेपी के साथ हुकूमत साजी का दावा पेश किया है। बिल्कुल, चलिए इस पर और बातचीत करने के लिए सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। न्यूज़ 18 उर्दू के सीनियर एडिटर तहसीन मुनव्वर साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जम्मू कश्मीर की सियासत पर आपकी बड़ी गहरी नजर है। तहसीन मुनव्वर साहब, जम्मू कश्मीर में अब जो सियासी तस्वीर उभर कर आ रही है उसे कैसे देखते हैं पहली नजर में आप? देखिए, दिन भर जिस तेज रफ्तारी के साथ अबू हुरैरा डेवलपमेंट हो रहा था जम्मू कश्मीर में, तो एक ऐसी तस्वीर नजर आ रही थी कि जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो पार्टियां बहुत इत्मीनान के साथ बैठी हुई थी गुज़िश्ता कई माह से कि वो बस हुकूमत साजी कर सकती थी, लेकिन उन्होंने उस मौके का फायदा नहीं उठाया और इत्मीनान के साथ बैठी हुई थी। जब उनको कहीं ऐसा लगा कि बीजेपी की हिमायत से कहीं सज्जाद लोन जो हैं वो यहाँ पर जो है अपना खेल न दिखा दें, तो एकदम से उनके ऊपर घबराहट सी तारी हुई और फिर उन्होंने ये सारा एकदम से लेटर्स भेजने का और ये सारा सिलसिला हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से गवर्नर सतपाल मलिक उनके खुद सियासत के मैदान के ही खिलाड़ी हैं, सियासत से ही आते हैं, तो उन्होंने तमाम चीजों को बहुत अच्छी तरह से समझ लिया था। और फिर उनके पास देखिए, अगर देखा जाए तो अब इस तरह की जो भी हुकूमत वहां पर बनती तो वो यकीनी तौर पर उसमें कमजोरी तो साबित होती और कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के समझौते होते जिससे जो है जम्मू कश्मीर एक वैसे भी हमारे लिए बहुत हसास रियासत है, वहाँ के जो मामला हैं जो कि अब आपने देखा गुज़िश्ता पंचायत चुनाव भी देखे आपने, और इस तरह से लोगों में एक थोड़ा सा लोग जो हैं इस हालात
को अपनाने से लगे थे, तो कहीं ना कहीं उनको महसूस हुआ कि ये मामला जो है मुझे लगता है कि गलत संत ना चला जाए, और उन्होंने जो है जो काम गवर्नर मलिक को बहुत पहले करना चाहिए था, या जो काम इन राजनीतिक पार्टियों को, इन सियासी पार्टियों को बहुत पहले करना चाहिए था, दोनों की तरफ से जो है ताखीर हुई, और फिर एक जल्दी में सब कुछ हुआ, और उन्होंने जो है असेंबली तहलील कर दी। और ये भी जल्दबाजी में ही हुआ, अगर क्योंकि कहीं ना कहीं एक गलत पैगाम हर तरफ से गया है, और बहुत जल्दबाजी में लिए हुए सारे फैसले हैं, चाहे हुकूमत साजी का पीडीपी की तरफ से आया हो, चाहे सज्जाद लोन का आया हो, चाहे ये जो है गवर्नर साहब की जानिब से ये तहरीर करने का, क्योंकि इसका फायदा जो है अब जम्मू कश्मीर में जो सियासी पार्टी अपना असर रखती हैं, वो यकीनी तौर पर इसका फायदा, सियासी फायदा उठाने की कोशिश करेंगी। और जैसा कि मैं सुन रहा था, मनोज कौर को, हमारे जम्मू कश्मीर के जो एडिटर है, कश्मीर के जो एडिटर है, उन्होंने बहुत सही तौर पर इसको एनालाइज किया है कि हुकूमत अब जम्मू कश्मीर में भी असेंबली इंतखाबात और जो लोकसभा इंतखाबात, आम इंतखाबात होंगे, उनको एक साथ ही कराएगी। तो उस वक्त जो ये सियासी पार्टी तो तहसीन साहब क्या असेंबली तहलील होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद अब हुकूमत बनाने के क्या सारे रास्ते बंद हो गए? अब नहीं, अब देखिए उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि अब जो है, जब अगर डिसॉल्व कर दिया तो अब तो सिर्फ चुनाव ही रास्ता बचता है ना। अब तो इनके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता है। और अब देखना ये है कि जो ये 56 लोग इकट्ठा ये दिखा रहे थे, अब जब चुनाव के मौका आएगा तो क्या एनसीपी इनको बचा के रखना, इनको बचा के रख पाना ये बहुत मुश्किल होगा। हाँ, नहीं, अब तो मामला भी खत्म हो गया, अब तो सीधा इनको चुनाव में ही जाना है। जी। उससे साफ पता चल रहा है। लेकिन सीधी सी बात यह है कि ये जो आज ये सब कुछ एकदम से हुआ, ये बहुत पहले किया जा सकता था। तब तक तो आप कहते रहे कि हम इनके साथ नहीं जाएंगे, हम उनके साथ नहीं जाएंगे। अब जब एकदम से नजर आया कि कुछ होने जा रहा है, और तब इन्होंने घबराहट में खतो खिताबत जिसे कहते हैं, वो करने का सिलसिला शुरू किया। लेकिन लगता है कि कश्मीर के अवाम जो है, जिन्होंने एक जिस तरह का फैसला सुनाया था, उसमें किसी एक की हुकूमत नहीं आ सकती थी, और मिलजुल कर ही कुछ होना था। तो उसमें पीडीपी के साथ बीजेपी आई थी, वो तजुर्बा जो है नाकाम रहा। इसके बाद और तजुर्बा शायद गवर्नर मलिक करना नहीं चाहते होंगे। तो अब देखा जाएगा, आइंदा तो अब जनता की अदालत में जाना ही है। बिल्कुल, लेकिन तहसीन साहब, इस बीच में जो नई तस्वीर उभर कर आई है, मतलब पीडीपी और एनसी का साथ आना, कांग्रेस तो सबके साथ वहां पर रही है, एनसी पीडीपी का साथ आना, इस साथ को आप कैसे देखते हैं? नहीं, अब वही देखना है कि क्या ये जब इंतखाबात होंगे उसमें भी साथ रहते हैं कि नहीं, क्योंकि एनसी और पीडीपी दोनों का जो वोट जिसके लिए लड़ रहे हैं वोट के लिए, वो एक ही है। तो अब ये साथ रहते कि नहीं रहते हैं? सही। असल में मसला यही आएगा कि अब तीनों साथ रह पाते हैं कि नहीं रह पाते हैं। सही। क्योंकि ये एकदम से गवर्नर साहब ने जिस तरह का ये फैसला लिया है, वो यकीनी तौर पर सोचने पर मजबूर करता है। बिल्कुल, लेकिन तहसीन साहब, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि गवर्नर साहब के अलावा अगर हम कहें कि भाई मरकजी हुकूमत ने एक तीर से कई निशाने किए हैं जम्मू कश्मीर में। नहीं, निशाना नहीं है। देखिए, मैं साफ सी बात बताऊं कि ये अगर आपको करना था तो बहुत पहले कर लेना चाहिए। सही। और इतना इंतजार नहीं करना चाहिए था। और ये नेशनल कॉन्फ्रेंस तो कब से ये डिमांड कर रही थी कि असेंबली को तहलील कर दिया जाए, ताकि हॉर्स ट्रेडिंग के लिए जो है रास्ता ना बचे। तो उन्होंने कई बार कहा, उन्होंने अब्दुल्ला के आप ट्वीट दे सकते हैं। लेकिन आज जिस तरह से तेज रफ्तारी के साथ पूरे मामला एकदम से इनका लेटर उनका लेटर, फिर महबूबा मुफ्ती ने उसको ट्वीट कर दिया कि वो गवर्नर हाउस में कोई फैक्स रिसीव नहीं कर रहा है, कोई गवर्नर से बात करने की कोशिश की, उनसे बात नहीं हो पा रही है, शायद जैन के गवर्नर ये खत यहाँ देख ले ट्वीट पर। तो और फिर उसके बाद उन्होंने उनको व्हाट्सएप भी किया उनके मुताबिक। तो इस तरह की जो चीजें हैं, तो कहीं ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि कोई कहीं पहुंचना चाहता था और वहां पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब ये था कि कोई फैसला हो गया है, और ये फैसला आप एकदम से आपके सामने आ ही गया कि आज वैसे भी ईद मिलादुन नबी है, और जहां तक मुझे ख्याल है आज आपका जो प्राइम डिबेट था वो नबी के उस पर था, लेकिन एकदम से ये ब्रेकिंग ये जो आ गई है, तो इस लिहाज से ये एक सोचने पर मजबूर करता है
ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस, ये तमाम सियासी जमातों को सोचना है कि आवाम के हक के लिए कि अपनी अना को ये पहले किनारे नहीं कर सकते थे जब मौका था, तब आप क्यों नहीं एक हुए? आपने अब ये जब आपको लगा कि अब हमारे अंदर टूट फूट होने वाली है, तब आप क्यों एक हुए? तो ये सारी चीजें जो है ये, और फिर हुकूमत की तरफ भी एक सवाल उठता है कि आपने पहले क्यों नहीं तहलील किया? बिल्कुल। तो कहीं सभी लोग अपनी सियासी बाजीगरी अगर दिखा रहे हैं, और सियासत भी होता है, सियासतदानों को आप ये कहें कि आप सियासत मत करो, तो वो गलत है। उनकी शतरंज की जो बिसात उनका काम ही यही है, उस पर अपने काम का उनका काम ही यही है। बिल्कुल। तहसीन साहब, ठीक है, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस, क्या जो एक कवायद शुरू हुई थी, क्या वाकई में ये आगे भी साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, वो एक अलग इशू है। बीजेपी को अब कहां पर आप पाते हैं जम्मू कश्मीर में? क्योंकि अभी जो पंचायती, जो अर्बन इंतखाबात जो हुए हैं, बल्दियाती जो इंतखाबात हुए, उसमें बीजेपी का अच्छी कारकर्दगी रही है, और इसके अलावा असेंबली इंतखाबात में भी, पिछले असेंबली इंतखाबात में भी इनकी अच्छी कारकर्दगी थी। तो बीजेपी को आप कहां पर पाते हैं? नहीं, देखिए, अगर बीजेपी को हम जम्मू कश्मीर के हालात में देखें तो बीजेपी का जो है वो खित्ता जम्मू का ही ज्यादा नजर आता है। अगर आप ये कारगिल वगैरह में भी देखेंगे तो जब यहाँ पर कारगिल में जब अभी ये जो इंतखाबात हुए थे बल्दियाती, उसमें उनके काफी लोग साथ छोड़ के गए, वहां पे भी उनको नुकसान हुआ। आप लद्दाख में देखेंगे तो उनका लेह का जो मेंबर पार्लियामेंट है वो साथ छोड़ के गए। तो ऐसी बात नहीं है, लेकिन देखिए बीजेपी जो है उसका फैसला लेने में कहीं ना कहीं देर की, लेकिन उन्होंने वहां पर एक गवर्नर जो भेजे हैं वो सियासतदान है, वो हर तरह की चीजें समझते हैं, वो अच्छे काम कर रहे हैं। अगर आप देखें अभी बर्फबारी के बाद उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं, अभी हमारे ही चैनल ने दिखाया किस तरह एक घर में बिजली नहीं थी, उन्होंने बिजली। बिल्कुल। और तहसीन साहब, आपको बताते चलें कि इस वक्त एनसी के तर्जमान स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार हमारे साथ जुड़े, उनसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस इशू पर बातचीत करने के लिए। इमरान नबी डार साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका इस्तकबाल करते हैं। जो सियासी तस्वीर, पॉलिटिकल जो सिनेरियो जम्मू कश्मीर में इस वक्त बना है, नेशनल कॉन्फ्रेंस उसे कैसे देखती है? देखिए, शायद आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिली होगी, गवर्नर साहब ने अभी एक ऑर्डर निकाला है। बिल्कुल, असेंबली तहलील कर दीजिए। असेंबली जी बिल्कुल डिसॉल्व हो गई है जी। तो हम तो 5 महीने से इनको ये बोल रहे थे कि आप जो है प्लीज असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए, लेकिन वो कर नहीं पा रहे थे, पता नहीं क्या रीजंस थे उनके। बट आज महबूबा मुफ्ती साहबा ने जो लेटर लिखी थी क्लेम का, तो इमीडिएटली उसके बाद ही जो है डिसॉल्व कर दी। तो इसका जवाब तो गवर्नर साहब ही दे सकते हैं बिल्कुल कि हमारे इतना असरार करने के बाद भी 5 महीने तक क्या वेट कर रहे थे, और आज अचानक से जब महबूबा जी ने बिल्कुल। लेकिन तो इमरान नबी डार साहब, इमरान साहब, जो आप लोगों ने एक इत्तिहाद, यूनिटी दिखाई थी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस, ये कदम आप लोग भी बहुत पहले उठा सकते थे ना? देखिए, अभी हमने कोई ऐसा फैसला लिया नहीं था, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी कोई स्टेटमेंट आई नहीं थी, ये तो स्पेकुलेशन चल रही थी जी। तो उन्होंने किया था। अब हम कल हमारा बैठने वाला था जो है कोर ग्रुप, वो डिसाइड करता ये क्या लाहे अमल रहेगा हमारा। तो बट अब वो सारा चेंज हो गया जी। जी नहीं, चलिए, बहुत बहुत जी बहुत बहुत शुक्रिया इमरान नबी डार साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। रफ़ी मीर साहब भी पीडीपी के लीडर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रफ़ी मीर साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम करते हैं। गवर्नर ने जम्मू कश्मीर की असेंबली डिसॉल्व कर दी है। इससे पहले कि आप लोग कुछ करते, हरकत करते, उससे पहले गवर्नर साहब ने बड़ा कदम उठाया है, कैसे देखते हैं इसे रफ़ी साहब? डेमोक्रेटिक सेटअप में असेंबली का और गवर्नमेंट फॉर्मेशन जो होती है वो सारे नंबर्स की गेम होती है। आज जबकि हमारे पास नंबर्स पूरे थे और रियासत जम्मू कश्मीर की सिचुएशन डिमांड करती थी कि यहाँ पे एक सरकार बन जाए, और नंबर हमारे पास था, वो हमने आज पब्लिकली भी बात सामने आई थी और गवर्नर साहब तक कम्युनिकेशन पहुंचाने की कोशिश की थी। एक मौजूदा हालात में और ओवरऑल भी आइन के और कानून के दायरे में एक अनडेमोक्रेटिकली एक डिसीजन लग रहा है जो गवर्नर साहब का है
जो रियासत जम्मू कश्मीर के हित में नहीं है, मुल्क के हित में नहीं है। आइन की सुपरमेसी रफी मीर साहब, जो कदम आप लोगों ने उठाया है, चाहे पीडीपी एनसी कांग्रेस के साथ मिलके, मतलब जो कदम आप लोगों ने उठाया, ये कदम तो आप लोग पहले उठा सकते थे ना। आप लोगों की तरफ से भी देरी हुई। देखिए, नहीं, देर का सवाल नहीं है। सवाल ये पैदा होता, हम अलग अलग 3 डिफरेंट सेक्युलर पार्टीज हैं, अलग अलग नजरिया वाले, और जब हम हुकूमत से बाहर आए, जब बीजेपी ने हमारा सपोर्ट विड्रॉ किया, उस वक्त ये सिचुएशन बन नहीं रही थी और अंदाजा नहीं था कि रियासत जम्मू कश्मीर में किस तरह के हालात हो जाएंगे। 2-3 महीनों में ये लगा कि यहाँ मुतबादिल गवर्नर रूल नहीं हो सकता है, यहाँ एक डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए, जिसमें शायद जरूर टाइम लगा हमें 1 महीने 2 महीने डिसाइड करने में, लेकिन उसकी वजह से आईनी तरीके पे कोई फैसला लेने में ठीक है रफी मीर साहब, लेकिन अब क्योंकि असेंबली डिसॉल्व हो चुकी है, तहलील हो चुकी है, क्या कोई ऑप्शन आप लोगों के सामने बचता है? अब चूंकि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है, हम बैठेंगे, हमारी जो डिसीजन मेकिंग फोरम है, इसको इवेल्युएट करके आगे बढ़ने का हम सोच लेंगे। बिल्कुल, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रफी मीर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो एनसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों का कहना है कि जो कदम गवर्नर साहब की तरफ से उठाया गया असेंबली को तहलील कर देना, ये कदम जल्दबाजी में उठाया गया है। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी और कांग्रेस ने जो कदम उठाया है, ये कदम ये पार्टियां भी पहले उठा सकती थीं। अब इन पार्टियों का कहना है कि कल इनकी हंगामी मीटिंग होगी और उस मीटिंग में वो किसी फैसले पर पहुंचेंगे कि अगला कदम उनकी तरफ से क्या कुछ होगा। रियासती गवर्नर के फैसले को चैलेंज किया जाएगा या नहीं, इस पर कल एक तरह से गौर खौज किया जाएगा। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो सियासी तस्वीर है वो एक तरह से बड़ी दिलचस्प बनती जा रही थी, लेकिन उस पर आखिरी गेंद जिस तरह से गवर्नर सत्यपाल मलिक ने चली, तमाम पार्टियां उस पर एक तरह से क्लीन बोल्ड हो गई हैं। और अब देखना है, दिलचस्प होगा कि इन पार्टियों की तरफ से क्या कुछ सरगर्मियां रहेंगी, क्योंकि आने वाला कल रियासत जम्मू कश्मीर में सियासत को लेकर बहुत अहम होने वाला है, क्योंकि अब असेंबली तहलील होने के बाद अगले इंतखाबात का ही एक ऑप्शन बचता है। और जैसा कि अब खबर जराए से भी मिल रही है कि गवर्नर के इस फैसले, इस कदम को चैलेंज करेंगी वहां की पार्टियां। अब इस पर क्या कुछ ये पार्टियां फैसला लेती हैं, ये देखना भी बहुत अहम होगा। लेकिन सबसे अहम ये कि क्या अगर जम्मू कश्मीर में दोबारा से इंतखाबात होते हैं तो उसमें भी पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक साथ आके लड़ेंगे, क्योंकि जैसा कि तहसीन मुनव्वर साहब बता रहे थे कि जो भी वोट बैंक खासतौर से कश्मीर में या जम्मू में भी है, वो एक रिवायती वोट बैंक है और इन्हीं तीनों पार्टियों, चारों पार्टियों के बीच में बटा हुआ है। यही इन पार्टियों का लेखा जोखा है, रिवायती वोट बैंक है। इस वोट बैंक को लेकर क्या ये सियासी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पर आ पाएंगी, ये देखना भी बहुत दिलचस्प होगा और बहुत अहम होगा। लेकिन आपको बता दें कि रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर असेंबली को तहलील कर दिया है और अब जो पार्टियां हैं, अब उस पर कल एक अहम मीटिंग करने वाली हैं और उस मीटिंग में वो फैसला लेंगे कि आगे का उनका लाहिए अमल क्या हो सकता है। पीडीपी और कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट से रुजू हो सकती हैं, ये भी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जराए से। रियासती गवर्नर के फैसले को चैलेंज किया जाएगा, ये खबर भी मिल रही है। आपको बताते चलें कि एनसी नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी इस वाकये पर, ये जो पूरा मामला हुआ है, इस पर तंज किया है। ट्वीट के जरिए साबिक सीएम उमर अब्दुल्ला ने बाकायदा तंज किया है। उमर अब्दुल्ला अपने ट्वीट में लिखते हैं कि गवर्नर हाउस में नए फैक्स मशीन की जरूरत है। जी हां, जिस तरह से फैक्स टाइम पर गवर्नर हाउस में नहीं पहुंचा था, इस पर साबिक वजीर आला जम्मू कश्मीर के उमर अब्दुल्ला ने तंज किया है। उन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस में नई फैक्स मशीन की जरूरत है, लेकिन इससे पहले कि नई सरकार बनती, नई तस्वीर जम्मू कश्मीर में सियासत की उभर कर आती, उससे पहले ही गवर्नर सत्यपाल मलिक ने अपने तजुर्बे का एक तरह से। और चलिए, कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़े हुए फोन लाइन पर। मीम अफजल साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो कुछ आज सियासी तस्वीर थी और अब तक की जो तस्वीर है, गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली डिसॉल्व कर दी है, कैसे इसे आप देखते हैं? देखिए, अहम बात यह है कि आज ये प्रोसेस पहले से थोड़ा सा इसमें गरमाई आई थी जी कि सरकार बननी चाहिए, और जाहिर है कि आज इससे पहले जो कश्मीर में माहौल था
उसमें शायद सभी पार्टियों की राय थी कि यहाँ अब सरकार का बनना मुश्किल है जी। उसके बावजूद सेंट्रल गवर्नमेंट ने या गवर्नर साहब ने असेंबली डिसॉल्व नहीं की, उसको चलाते रहे। लेकिन आज जब पीडीपी ने ये कहा कि उनके साथ कुछ और पार्टियां भी हैं और क्लेम किया सरकार बनाने का, तो उसके फौरन बाद ये एहसास हुआ उनको कि अब वहां पर एक डेमोक्रेटिक सरकार बन सकती है। ये अलग बात है कि ये पुद्दैन है, यानी ये तीनों पार्टियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं अगर सरकार बनती। उसके बावजूद भी गवर्नर साहब ने इसका इंतजार नहीं किया और जाहिर है कि गवर्नर साहब के इंतजार करने का तो कोई सवाल ही नहीं था जी। उनको तो जैसे आदेश सेंटर से मिले होंगे उन्होंने ऐसा किया हो, लिहाजा उन्होंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया जी। तो ये मैं खास तौर पे बात कहना चाहता हूँ, ये जो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जमहूरी अमल है कश्मीर के अंदर, जो पहले ही से खतरे में पड़ा हुआ है, उसको जबरदस्त धक्का लगा है। मैं समझता हूँ कि अगर वो सरकार बन जाती, चलती नहीं चलती, आज ही गुलाम नबी आजाद साहब ने शाम को एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था इस पर थोड़ा डिस्कशन हो रहा है और बातचीत हो रही है, लेकिन हमने कोई फैसला नहीं किया। और कांग्रेस पार्टी ने यकीनन इसमें कोई फैसला नहीं किया था, तो शाम तक अगर कोई फैसला किया हो तो मुझे उसकी जानकारी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन मीम अफजल साहब, यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर से आप खुद बहुत ज्यादा जुड़े रहे हैं और जम्मू कश्मीर आपके दौरे इस बीच में होते रहे हैं। क्या ये कदम जो तीनों पार्टियां मिलकर उठा रही थी, जो नया इत्तेहाद बन रहा था, क्या ये कदम और पहले नहीं उठ सकता था? देखिए, मैंने पहले ही अपने जुमले में कहा था कि ऐसा कोई माहौल कश्मीर में नहीं था। पीडीपी के साथ कोई नहीं जाना चाहता था, ना एनसी जाना चाहती थी, ना कांग्रेस जाना चाहती थी, ना कोई और पार्टी जाना चाहती थी। छोटे मोटे जो लोग हैं वो भी नहीं जाना चाहते बाद में, लेकिन सरकार उसके बगैर बन नहीं रही थी। अब ये एक लंबे इंतजार के बाद क्या आदान प्रदान हुआ थी कि लोकल स्थितियां जैसी होती हैं वहाँ पॉलिटिकल डेवलपमेंट उसी हिसाब से होने लगती है। मैं तो आज ये मानता हूँ, मेरी राय अपनी है कि शायद ये गठबंधन बनता तो ज्यादा दिन चलता नहीं चलता, इससे बड़े सवाल उठते। अच्छा। और बहुत कुछ आप लोगों के सवाल भी सुनने पड़ते। लेकिन गवर्नर साहब ने उसका मौका दिए बगैर हमको ये मौका दे दिया कि हम उनके बारे में ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो जमहूरी तर्ज अमल था उसको ना अपना करके जमहूरियत का जो अमल था उसको रोका है। और ये बहुत ही अफसोसनाक बात है। और खास तौर पे कश्मीर के मामले में इस तरह का जो तर्ज अमल है उससे साफ जाहिर होता है कि हमारी आम स्टेटों से उसको अलग तरीके से डील किया जा रहा है। जी मीम अफजल साहब, लेकिन अब बड़ा सवाल ये उठता है, ठीक है असेंबली डिसॉल्व हो गई है, क्या कुछ ऑप्शन आप लोगों के सामने होंगे वो तो आप लोग बाद में गौर व फिक्र करेंगे, लेकिन अगर नए सिरे से इंतखाबात जम्मू कश्मीर में होते हैं, अगर उसकी नौबत अब आ जाती है, तो क्या ऐसे हालात में भी कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ ही जाएगी? देखिए, ये तो आने वाले वक्त में पार्टियां तय करेंगी कि उनको क्या पॉलिटिकल प्रोसेस में हिस्सा लेना है, किस तरह से लेना है। अभी आपने देखा जो लोकल चुनाव हुए थे उसके अंदर कुछ पार्टियों ने शमूलियत नहीं की, कुछ ने शामिल हुए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जमहूरी तर्ज अमल को अपनाना चाहिए। कश्मीर का वाइड हल ये है कि वहाँ जमहूरियत की जो है तो क्या कहना है। और मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से जो इत्तला मिली है कि उन्होंने भी अभी अपने लेजिस्लेचर वालों से बात नहीं की है, उनको भी एक सजेशन आया था, प्रपोजल आया था। तो ऐसे प्रपोजल आते हैं। ये दूसरी बात है कि प्रपोजल आने पर ही, सजेशन आने पर ही भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा भंग कर दी। राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन है वहाँ पे, आपका क्या मानना कि गवर्नमेंट तो फॉर्म होनी चाहिए ना डेमोक्रेटिक तरीके? नहीं, गवर्नमेंट हमारी यह है कि अब इलेक्शन, विधानसभा डिसॉल्व हो गई, अभी तो विधानसभा डिसॉल्व हो गई और वहाँ इलेक्शन होने चाहिए। 2-4 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होनी चाहिए। विंटर खत्म होती है, इलेक्शन होने। ऐसी खबरें आ रही है कि पीडीपी के कुछ विधायक जो रहे हैं वो विधायक का भरा ही नहीं विधानसभा जब डिसॉल्व हो, जब पहले थे तो वो बीजेपी के टच में है। नहीं, मेरी जानकारी नहीं है। अब उनको टच होने की क्या जरूरत है, वो तो सरकार इकट्ठे 3 साल मिलाई। लेकिन हमारा और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए बीजेपी के टच में नहीं था और न उनका कोई इरादा था टच में होने का। बीजेपी तो करती है, बीजेपी तो तोड़ फोड़ जोड़, पैसा देना लेना, ये तो बीजेपी का काम है। सर, कोई अलायंस को लेकर के तो कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान आया। उन्होंने कहा कि
अब जब असेंबली तहलील हो गई है तो जल्द से जल्द इंतखाबात होने चाहिए, इलेक्शन होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आने वाले 2-4 महीने में इलेक्शन रियासत में होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई भी एमएलए बीजेपी के टच में नहीं था। हमारे साथ लगातार कांग्रेस के सीनियर लीडर मीम अफजल साहब जुड़े हुए हैं। मीम अफजल साहब गुलाम नबी आजाद साहब का भी बयान दे रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई अब असेंबली तहलील हो गई है तो ऐसे में अब आने वाले 2-3 महीनों में 4 महीनों में इंतखाबात होने चाहिए असेंबली के जम्मू कश्मीर में। देखिए मैं जी जी मीम अफजल साहब, तो लग रहा है मीम अफजल साहब का राब्ता हमसे टूट गया है। आपको बता दें कि गुलाम नबी आजाद अभी जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने कहा कि अब जबकि गवर्नर ने असेंबली तहलील कर दी जम्मू कश्मीर की असेंबली, ऐसे में अब रियासत जम्मू कश्मीर में आने वाले 2-4 महीनों में इलेक्शन असेंबली इंतखाबात होने चाहिए। और एक और सवाल के जवाब में गुलाम नबी आजाद ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कोई भी एमएलए बीजेपी के टच में नहीं था। तो जम्मू कश्मीर की जो सियासी तस्वीर है वो काफी ज्यादा बदल गई है और इस वक्त की जो बड़ी खबर वो यही है कि जम्मू कश्मीर की असेंबली को गवर्नर सत्यपाल मलिक ने तहलील कर दिया है, डिसॉल्व कर दिया है। और अब आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में नए सिरे से ही एक तरह से इंतखाबात होंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस तरह से कल से ही कवायद चल रही थी और आज सुबह से काफी ज्यादा सरगर्मी थी, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस एक साथ आने की एक कवायद शुरू हुई थी। बड़ा सवाल ये उठता है क्या आने वाले दिनों में भी अगर इंतखाबात होते हैं तो ये तीनों पार्टियां क्या मिलकर बीजेपी का सामना करेंगी और तीनों पार्टियों में इत्तेहाद नजर आएगा, इत्तेहाद हो सकता है। हालांकि इस वक्त जो खबर आ रही है आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का कहना है कि रियासती गवर्नर का जो अमल है इसके खिलाफ चैलेंज किया जाएगा, यानी जो असेंबली को तहलील किया गया है इसको चैलेंज किया जाएगा आगे कोर्ट में। अब क्या कुछ सरगर्मियां होती हैं और किस तरह का कदम उठाया जाएगा इन पार्टियों के जरिए, ये तो कल से ही। और चलिए जम्मू से हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्या कुछ अपडेट है इस बीच, जम्मू में क्या कुछ सरगर्मियां हैं? देखिए अजीब तरह का आज दिन भर चलता रहा और शाम होते होते भी बड़े डेवलपमेंट्स हुए। सबसे पहले आपको पता ही है जिस तरह महबूबा मुफ्ती ने फैक्स भेजा था गवर्नर को, लेकिन फैक्स रिसीव नहीं हुआ गवर्नर की तरफ से। और फिर हमने पूरा जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सभी जो लोग थे गवर्नर के, उनका मोबाइल जो है स्विच ऑफ था, तो कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और अचानक सजा लोन का भी एक लेटर पहुंचा है उनको गवर्नर को जिसमें उन्होंने क्लेम किया था। तो बड़ा ड्रामा ही हुआ और लास्ट में फाइनली स्टार्ट करें। बिल्कुल समीर, सुन लेते हैं, स्टार्ट करें। सो साहब, आपने भी सुना होगा कि गवर्नर साहब ने असेंबली डिसॉल्व कर दी, हालांकि महबूबा जी ने उनको लेटर भेजी थी, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में मुझे ये कहना है कि महबूबा जी को कोर्ट में कम से कम जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटर की हिदायत पर जो गवर्नर ने किया अनडेमोक्रेटिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। यहाँ की नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी को, महबूबा मुफ्ती को इस इशू पर सपोर्ट किया, कांग्रेस ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि महबूबा जी ने जो चिट्ठी लिखी या ट्वीट किया, जो भी कम्युनिकेशन उनका था, उसका सॉलिड बुनियाद थी उसकी। जब तक कांग्रेस से बात नहीं की होगी, यहाँ के प्रेसिडेंट के साथ, उमर साहब के साथ बात नहीं की होगी, तो महबूबा जी कैसे जाती। और अभी तक राम माधव सजाद साहब को बनाना चाहते थे और 6 महीने उसने लगा दिए, तो वो नाकाम हो गए उसमें, वो पीडीपी को तोड़ नहीं पाए। और पीडीपी के 1-2 मेंबर बताते हैं हमारे साथ 18 हैं, ये बिल्कुल गलत होता है। उनको लिस्ट कल शाया करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ डेमोक्रेटिक स्पेस में बात करनी चाहिए, ये गलत है। तो महबूबा मुफ्ती को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या कांग्रेस ने सपोर्ट दिया होगा, तभी तो वो गवर्नर को चिट्ठी लिखी है, और ये मौका देना चाहिए था उनको। तो गवर्नर को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं प्रेशर में लाया और उन्होंने ये इकदाम किया। ये तो गैर आईनी है और गैर जमहूरी है। तो इस रियासत में कई मसाइल हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
उनकी तो कश्मीर पॉलिसी है नहीं, यहाँ वो बहुत ही गलत पॉलिसी पर हैं और मुझे लगता है कि उनको इसका कच्चा चट्टा जो है सामने आ जाएगा और ये सबक सीखेंगे कश्मीर से, इसका मुझे विश्वास है दिल में। ये तो गलत बात है कि इस वक्त हुकूमत बन रही है, वो कहते हम नहीं बनने देंगे, नहीं तो राम माधव बनाएगा। राम माधव यहाँ किस लिए आता था? सस्पेंडेड एनिमेशन में क्यों असेंबली रखी गई? सत्यपाल मलिक से ये पूछना चाहिए आपने क्यों रखी थी सस्पेंडेड एनिमेशन में? गोया राम माधव बनाए, उसमें कामयाबी हो जाए उनकी, लेकिन अगर दूसरे लोग डेमोक्रेटिक तरीके से बनाना चाहते हैं वो नहीं मानेंगे। सज्जाद ने भी तो ये लेटर भेजी थी, मतलब सब उसमें एमएलए सपोर्ट की कि मैं फॉर्म बनाऊंगा। वो देखिए ना, सज्जाद साहब अगर बनाते तो अभी तक क्यों नहीं बनाई? ये तो शोषा होता है, ये इसमें इसको कहते हैं स्पोक डालने के लिए किया, इसमें रुकावट पैदा करने के लिए किया। सज्जाद साहब को आगे समझ आएगा कि वो एक बहुत गलत पार्टी में है और गलत पॉलिसी पर गामजन है। उनका चेहरा कम से कम अपने यहाँ वहाँ ठीक है, उनको अपने चेहरे को और अपने फ्यूचर को ज़ाया नहीं करना चाहिए। डेमोक्रेसी ठीक होती है, हकीकत होती है, झूठ का पलंदा होता है। सत्यपाल मलिक ने प्रेशर में किया, यह सब मोदी गवर्नमेंट के प्रेशर में किया और गैर आईनी और गैर जमहूरी है। इनमें से मेन सिटी में से कोई कोर्ट में जाए तो पता लग जाएगा। अभी महबूबा जी का वो खत रास्ते में ही है और ये डिसॉल्व कर रहे हैं। अभी तक क्यों नहीं डिसॉल्व किया? सस्पेंड एनिमेशन क्यों? यहाँ तो राम माधव यूं ही तो नहीं आता था, उसने पूरी कोशिश की और नाकाम होकर चला गया यहाँ से। आप चाहते हैं कि अर्ली इलेक्शन हो? नहीं, इलेक्शन के लिए तो सबको तैयार होना चाहिए, उसके बगैर क्या चारा है। तो इसलिए अगर डिसॉल्व होती है तो इलेक्शन तो होगा ही। मगर एक बात है, तो कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज इस वक्त बात कर रहे थे मीडिया नुमाइंदे से। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीडीपी को इस अमल को लेकर कोर्ट का सहारा लेना चाहिए, कोर्ट जाना चाहिए। और इस मौके पर सैफुद्दीन सोज ने बीजेपी और मरकजी हुकूमत की नीयत पर भी सवाल उठाए। इस वक्त बीजेपी के सीनियर लीडर कविंदर गुप्ता का बयान भी सामने आया है, क्या कुछ उन्होंने कहा है सुनिए आप। रियासत के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने असेंबली को डिसॉल्व किया है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है कविंदर गुप्ता, बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व उप मुख्यमंत्री। जिस तरीके से सुबह से कयास लगाए जा रहे थे पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार बनाएगी, उसी बीच में रियासत के जो गवर्नर हैं उन्होंने असेंबली डिसॉल्व कर दी रातों रात, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि जल्दबाजी में लिया गया एक कदम है ये। और जिस प्रकार से पहले कश्मीर की तीनों पार्टियों ने एक दावा किया था इकट्ठे मिलकर के सरकार बनाने की, जो क्लेम किया गया उनके द्वारा कि उन्होंने वहां पर ये चिट्ठी भेज दी थी, मुझे लगता है जो एज पर रूल जब चिट्ठी भेज दी जाती है तो उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। सज्जाद लोन साहब ने भी चिट्ठी भेजी थी। अब यह निर्णय किस प्रकार से हुआ इसके बारे में बाद में पता लगेगा, लेकिन सच तो ये है कि अभी असेंबली भंग कर दी गई है। सर, दूसरा सवाल मेरा ये है, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने एक ट्वीट किया कि मैंने उनको फैक्स किया, वो उठा नहीं रहे, उसके बाद मेल की, काफी कुछ डेवलपमेंट हुई। सज्जाद लोन उसी बीच में आते हैं, वो अपना पासा फेंकते, वो कहते हैं कि बीजेपी के साथ मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। उसी बीच में गवर्नर ने अपना पासा खेल लिया। किस तरीके से देखेंगे इन सब चीजों को? कि आपको उम्मीद थी कि कल बीजेपी सरकार बनाने का दावा कर रही थी? देखो, कल हमारी कोर ग्रुप की मीटिंग थी। परिस्थितियों को देखते हुए जो हालात बनते हैं भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार से निर्णय लेती है। ये कोई परिवार की पार्टी नहीं कि एक व्यक्ति बैठ करके निर्णय करेगा, ये हमारी टीम वर्क होता है और कोर ग्रुप में ही इस प्रकार के फैसले होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब तस्वीर बिल्कुल साफ एक तरह से होती नजर आ रही, क्योंकि गवर्नर ने असेंबली तहलील कर दी है। ऐसे में अब कब तक इंतखाबात होंगे ये देखना दिलचस्प होगा, और वहां की जो पार्टियां हैं वो क्या कुछ कदम गवर्नर के इस फैसले के खिलाफ उठाती हैं ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।